जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बात करेंगे आज नेटो समिट जो 2 दिन तक चली, उसमें काफ़ी अहम फैसले लिए गए। सभी नेटो मेंबर्स को यानी कि जितने भी नेटो मेंबर्स मुल्क हैं, देश हैं, उन सबको डिफेंस स्पेंडिंग को 2% से बढ़ाकर 5% तक करना है 2035 तक। फेजेज़ में इस डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना है। अब इस डिफेंस स्पेंडिंग के बढ़ाए जाने पर क्या असर और क्या कुछ फ़ायदा भारत को हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है, तो सभी जो नेटो के मेंबर्स हैं 32 के 32 उनको खर्चा करना पड़ेगा और उनको एम्यूनिशन इस सब का एक्विज़िशन करना पड़ेगा। उस सब के लिए भारत एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि अमेरिकन अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो वो काफ़ी महँगे होते हैं। ऐसे में भारत एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है उन मुल्कों के लिए। साथ ही साथ यूरोपियन नेशंस की बात करते हैं ख़ास तौर से। अभी मौजूदा हालात में अमेरिका से काफ़ी दूरी होती जा रही है यूरोपियन यूनियन नेशंस की और भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तो कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी भारत के लिए है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, नेटो समिट हुई 2 दिन तक चली जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे और वहाँ पे ज़ेलेंस्की भी थे। काफ़ी सभी वहाँ पर रहे, मुलाकात हुई जिसमें बड़ा अहम फैसला लिया गया कि 32 के 32 देशों को डिफेंस स्पेंडिंग को 2% से बढ़ाकर 5% तक करना है फेजेज़ में 2035 तक। भारत के लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, नेटो समिट हुई थी हेग में 25 और 26 तारीख को, और नेटो के हुँ, जो डिक्लेरेशन आया था उसमें बताया गया है कि नेटो कंट्रीज जो 32 कंट्रीज है, दे विल हैव टू इंक्रीज बजट जो है डिफेंस बजट। अभी वो कर रहे हैं 2% ऑफ द जीडीपी, और हुँ, उनको करने को बोला है 5% ऑफ द जीडीपी इन फेसेस बाय 2035। अब उनको नेटो कंट्रीज को बताया गया है कि रशिया बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभर रहा है। आपको ये भी मालूम है चाइना भी अपनी वेपनरी बढ़ा रहा है। तो चाइना को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, बट चाइना भी एक थ्रेट है उनके लिए। तो इसके लिए नेटो कंट्रीज ने बोला है कि आप अपना ये 2% बजट है, ये पीस टाइम के लिए। आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट का अंदेशा है उनको कि कहीं ना कहीं रूस चुप बैठने वाला नहीं है। यूक्रेन के बाद वो शायद दूसरे नेटो मेंबर्स पे भी हमला कर सकता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ करेगा नहीं, बट एब्सोल्यूट। अमेरिका एक तरह से अब उसको अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के को जिंदा रखने के लिए वो एक तरह से थ्रेट परसेप्शन बनाता है, सो स्टोरीज मैन्युफैक्चर करता है, कहानी बना के एक तरह से लोगों को डराता है, फिर इनको फोर्स करता है कि आपको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है। जिसमें आप देख लीजिए यूरोपियन इकोनॉमी अभी एक तरह से नेगेटिव ग्रोथ हुई है। और कल जो आपको मालूम है, आपने देखा होगा जो फिगर्स आए हैं जो अमेरिकन इकोनॉमी के फ्रॉम जनवरी टू मार्च, उसके अंदर उनकी ग्रोथ 0.5% कम हुई है। और उससे उससे 3 महीने पहले फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो हुई थी 2.4%। तो आप सोचिए इतना डाउनफॉल आ चुका है। उसके अंदर आप ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से आपको मालूम है फरमान ही जारी किया है। उन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन में भी बोला था कि मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं नेटो कंट्रीज को बोलूंगा अपने डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए 2 to 5%। आज जो उसके लिए नेटो उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि जो रशिया है वो रुकने वाला नहीं है, यूक्रेन के बाद वो आगे बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं वो डर बेचकर जो अपना नेटो की डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बढ़वा रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका अपनी फंडिंग को कम कर रहा है, उधर से जो यूरोपियन नेशंस हैं खास तौर से उनकी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़वा रहा है ताकि उनका जो औज़ार हथियार है वो बिक सके। अब सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये दाँव डोनाल्ड ट्रंप का उल्टा पड़ जाए? हम सब जानते हैं कि अमेरिकन इक्विपमेंट्स काफ़ी महँगे हैं। तो ऐसे में जो वो सोच रहे हैं कि वो नेशंस अब क्योंकि नेटो और अमेरिका में दूरी आ चुकी है, साथ ही अमेरिका के हथियार महँगे हैं, तो ऐसे में वो देश अब भारत की ओर आ रहे हैं, उनसे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ है, सारी चीज़ें हैं। उस सब के बाद ऐसा ये भी तो मुमकिन है कि भारत से वो हथियार खरीदें आने वाले समय में। देखिए, मैं वहीं पे आ रहा था। आपने आपने बरोबर बताया कि अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के वेपन्स है वो बहुत महंगे हैं।
और आपने अभी देख लिया है कि F-35 जिसको वो बोलते हैं कि हमारी शान है, हमारी एयरफोर्स की शान है, वो कबाड़ के जैसे तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है 10 दिन तक, उसको ठीक नहीं कर पा रहे और उसको लेके भी नहीं जा रहे। और आप ये चीजें सब यूरोपियन कंट्रीज भी देख रहे हैं। और हमने जैसे बताया था कि यूरोप और कनाडा ने मिलके डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया है। देखिए, अमेरिका से कोई डायरेक्टली दुश्मनी बोलना नहीं चाहता है, उसका हुँ, ऑल्टरनेटिव वो लोग ट्राई कर रहे हैं। बट हुँ, अमेरिका का डोमिनेंस रहेगा वेस्टर्न वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ट्राई सब करते हैं, पर कितना सक्सेसफुल होगा वो हमें नहीं मालूम। अब इसके अंदर हुँ, उन्होंने बोला है 2 to 5% आपको करना पड़ेगा, थ्रेट परसेप्शन हुँ, बढ़ा दिया। इसके अंदर उन्होंने ये भी बोला है कि यूक्रेन के अंदर जो डिफेंस स्पेंडिंग है, जो हम कंट्रीब्यूशन देते हैं, हमको बढ़ाना भी पड़ेगा और सब मेंबर्स को हुँ, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आज हुँ, कम से कम नेटो का 65% जो बजट है वो अमेरिका मैनेज करता है। बाकी जो 31 देश है वो 35% देते हैं। तो अमेरिका अपना कंट्रीब्यूशन कम करवा के इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहता है। और इसका जो एनहांस कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा देगा। अब मैं आता हूँ आपकी बात पे कि भारत को इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, वेपन्स मार्केट में अगर देखा जाए, जैसे आपने बताया है, अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो आर्म्स है वो बहुत महंगा होता है। ठीक है। आपने ये भी देखा है कि रशियन वेपनरी भी एक तरह से बहुत इफेक्टिव है, पर रशिया यहाँ पे एडवर्सरी है। तो रशियन रशियन मार्केट तो उनके पास आने आने से रहा। ठीक है। और बाद में आपको मालूम है, बिना नेम किए उन्होंने चाइना भी उनके थ्रेट परसेप्शन में है, तो चाइनीज जी, वेपन्स भी नहीं ले सकते। अब साउथ कोरिया जो भी है, साउथ कोरिया भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस मैन्युफैक्चर। उसमें भी अमेरिकन वेपनरी यूज करती है जो कंपोनेंट्स है। और बहुत सारे साउथ कोरियन फर्म्स के अंदर अमेरिका का 50% से ऊपर एक तरह से हिस्सा है। तो एक तरह से साउथ कोरियन डिफेंस इंडस्ट्री इज अ क्वाजी अमेरिकन कंपनी इटसेल्फ। अब आता है टर्की। टर्की को आपको मालूम है कि भले ही उधर उन्होंने अच्छा काम किया ड्रोन्स में, वो अपना कान एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, सब चीज सही बात है, बट उनकी भी टेक्नोलॉजी इतनी कोई इफेक्टिव नहीं है। अब आपको ये बता देता हूँ, बैटल टेस्टेड वेपन्स किसके पास है, वो भारत के पास है। और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से हमारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने टर्किश एंड चाइनीज ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया। एक तरह से आप सोच लीजिए, वो उनका जो जैमिंग, उनके जो ड्रोन्स है उनको जैम कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली वो हवा से धरती पे गिर गए। मतलब इंटरसेप्टिंग कर दिया था कम्युनिकेशन। तो जे इस तरह से वहां पे पाकिस्तान से जो कम्युनिकेशन हो रही थी, उसको स्पूफिंग और जैमिंग करके वो एक तरह से कम्युनिक उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था क्या करना। तब जब उनको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था तो ड्रोन ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज होके नीचे गिर गए थे। तो ऐसा काम किया था भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने, जो आकाश है। और आपने ये भी देख लिया कि हमारा जो पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हमने कर लिए हैं। ठीक है। और हमारा जो ब्रह्मोस है, उसके बाद उसके ऊपर तो हम तो हमारी आर्मी ने नहीं बोला है, पर विश्व भर में बात हो रही है कि हमारे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के पास जो किनारा हिल्स है, उसकी एंट्री और एग्जिट और उसके जो वेंटिलेशन सिस्टम में एक तरह से एक एक्सप्लोजन करके उसको अनयूजेबल कर दिया था। यहाँ तक बात हो रही थी कि वहां पे रेडिएशन देखा गया और इजिप्ट से बोरॉन आइसोटोप्स मंगाए गए थे, और उसको एक तरह से उसमें कंक्रीट डाल के उसको बंद कर दिया गया। तो ये सब चीजें तो आज भारत की शान देखिए, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और हमारा अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली है, वो तो ब्रह्मोस है। उसने अपनी जो उपयोगिता है वो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी है। और आपने ये भी देखा कि हमने अभी तक अपनी सारी वेपनरी दिखाई नहीं है। हमने तो हमने तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने काली वेपन भी यूज किया था। जो काली है वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जो प्लेन सिंपल भाषा में बोलते हैं लेजर वेपन। जिसमें आपने देखा कि हमने बीम छोड़ के एक तरह से वहां पे भी हमने जो दुश्मन के जो वेपन सिस्टम्स है, जो यूएवीज है, उसको न्यूट्रलाइज किया था। और भारत अभी आपको ये भी मालूम है कि हमारा एक स्टार्टअप ने अ, गलवान पे एक तरह से ऑटोनोमस जो राइफल वेपन सिस्टम है कटाना, वो भी इंस्टॉल कर दिया है।
तो भारत अपना जो बोलते हैं वेपन सिस्टम्स में डेवलपमेंट करता जा रहा है बैटल। और आपको ये भी मालूम है कि कैसे हम अभी अपनी अग्नि 5 को मिसाइल्स है उसकी रेंज घटा के उसके अंदर पेलोड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ताकि भारत के पास बंकर बस्टर मिसाइल आ सके। अमेरिका के पास बॉम्ब है, हमारे पास मिसाइल है। इसके लिए हमको क्या है, हम अपनी एरिया में रह के पाकिस्तान के कोई भी जगह को हम उड़ा सकते हैं। देखिए वॉर के अंदर हम न्यूक्लियर वॉरहेड यूज नहीं कर सकते, पर हम हुँ, बंकर बस्टर बॉम्ब यूज कर सकते हैं। और बंकर बस्टर बॉम्ब में प्रिसीशन जो हम एक तरह से गाइडेड मिसाइल जैसे ये काम करेगा, वो वहां पे जाके हिट करेगा और दुश्मन को खत्म कर देगा। तो सब लोग देख रहे हैं कि भारत कंटिन्यूअसली, आप देख रहे हैं जैसे न्यूज आती जा रही है कि हम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट शौर्य के बारे में आपको मालूम होगा। तो हर जगह से न्यूज तो आती जा रही है। और हमने ये भी देखा है कि कावेरी इंजन के अंदर भी हम एक तरह से उसको तेजस के अंदर इंटीग्रेट करके उसकी भी टेस्ट फ्लाइट करने वाले हैं। हुँ, कावेरी इंजन को हम मिग 21 में भी हम एक तरह से उसको इंटीग्रेट करके हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। मिग 21 जो है ट्विन फ्लाइंग इंजन है, तो एक ओरिजिनल रशियन इंजन रहेगा, एक में हमारा कावेरी इंजन रहेगा। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत लोग आपको समझ में आई हो गया होगा कि कितना एक तरह से भारत सरकार डिफेंस रिसर्च इनोवेशन के ऊपर आपने देखा होगा कि कैसे वो एक तरह से स्पेंडिंग करता जा रहा है ताकि बैटल रेडी हम रहे। और हुँ, जैसे जैसे बैटल्स हो रहे हैं, जैसे अभी ईरान और इसराइल के बीच में हुआ, तो उनको समझ में आ गया कि हमको हमारा बंकर बस्टर भी चाहिए, तो बंकर हुँ। बस्टर भी बना, हाइपरसोनिक भी बना रहा है। तो भारत एक तरह से ब्यूटीफुल ऑल्टरनेटिव रहेगा फॉर ऑल द वेपन सिस्टम्स। और आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में आपने देख लिया है कि कैसे आर्मीनिया हमारे से पिनाक ले ही रहा है, और वो हमारा ब्रह्मोस भी लेने को तैयार है। और ब्रह्मोस के लिए कम से कम 22 नेशन आर रेडी इन लाइन टू बाई द ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फिलीपींस को हमने 3 बैटरी भेज दी है और एडिशनल 8 बैटरीज वो मांग रहा है। उसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया, इजिप्ट और भी 18-19 कंट्रीज है जिन्होंने ब्रह्मोस के बारे में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो हम उनके हिसाब से ब्रह्मोस कस्टमाइज करके हम उनको बेचने वाले हैं। और एक बात है, आर्मीनिया जो है वो सुपर सुखोई जो हमने एक तरह से बनाया है, सुखोई को मॉडिफाई कर दिया है, सुखोई 30 MK1 को उसके अंदर भी लेने को तैयार है। वो बोलता है हमको सुखोई 30 नहीं चाहिए रशिया ने बनाया हुआ, आपने जो उसको मॉडिफाई किया है हम वो लेने को तैयार है। इससे बड़ी बात देखिए कि मॉडिफाइड जो रशियन वेपन सिस्टम्स है वो भारत के जो कितने कारगर हो रहे हैं उसको आर्मीनिया जब देख रहा है, तो आर्मीनिया और अजरबैजान के अंदर जो युद्ध हुआ है वहां पे हमारे जो सिस्टम्स है वो एक बैटल टेस्टेड हो चुके हैं। बिल्कुल और ये जो सवाल मैंने आपसे किया था कि भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो नेटो के देशों को डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है और उसमें जो ये फैसला लिया गया है। तो इस समय हम जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ता हुआ देख सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है इसमें? देखिए हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में इट वाज 650 करोड़, और अभी 25 तक 2024-25 तक इट वेंट अप टू 23,000 करोड़। और भारत सरकार का एस्टीमेट है कि 2029 तक कंजर्वेटिव एस्टीमेट पर 50,000 करोड़ कर देंगे। अगर नेटो का एनहांस स्पेंडिंग होता है और भारत अपना जो ऑर्डर से पिच कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकता है, देन द ऑर्डर्स कैन गो इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 3 लाख करोड़। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। आप सोचिए अभी 23,000 करोड़ है, 3 लाख करोड़ जाने का बहुत हद तक एक तरह से चांसेस है। तो आप ये देखिए कि जो छोटे युद्ध होते रहे, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अगर होते रहे रेगुलरली, तो हम एक तरह से वर्ल्ड को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं हाँ, कि मतलब हमारा जो बैटल टेस्टेड हमारे वेपनरी रहेगी हाँ कि सारा कुछ जैसे पूरा आकाश पूरा आकाश थी और ये सब परफॉर्मेंस दिखी उनके। हाँ पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड इन पाकिस्तान एंड डिफीटिंग द वेपन सिस्टम्स ऑफ चाइना एंड टर्की एंड अमेरिका ऑल्सो। तो वो हम बता देंगे। तो अब जैसे हमने देख लिया हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकन F-35 को लॉक कर दिया, तो उसको एक कबाड़ बना के बैठा दिया हम।
तो आप देख लीजिए कि भारत के वेपन सिस्टम्स जो हैं, वो एक तरह से उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। और आप ये देखिए, उन्होंने स्पाई करने के लिए भेजा था F-35 को, हमारे ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए। तो क्या डेटा लिया उन्होंने? अगर हमको पूछ लेते, हमारा प्रोग्राम देख लेते, तो उनको सब मालूम ही पड़ जाता। हम तो रोज ही बताते हम ये सब कर ही रहे हैं। तो ब्रिटिश को और अमेरिकन को चाहिए तो हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। वी आर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन। हाँ, यार ये बहुत ही फनी खबर है। और साथ में जो अपडेट ये भी आ रहा है कि F-35 जो उन्होंने भेजा था, अब उसका उनको किराया भी देना पड़ेगा। जो पार्किंग है ना, पार्किंग लॉट में जिसमें वीआईपी पार्किंग में F-35 खड़ा हुआ है, उसका भी पैसा भेजना पड़ेगा। तो एक तो सॉफ्टवेयर भी उनका उड़ा दिया है हमारे साइंटिस्ट ने, जिस पर्पज से वो यहाँ पर खड़ा था, ताकि वो किसी इंफॉर्मेशन जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो गैदर ना कर पाए। तो अभी फिलहाल वो ठीक नहीं हो पा रहा है, बट जानबूझ के ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक करना नहीं चाह रहे, लेकिन जो भी है फिलहाल उसको पूरी तरह से बेकार तो कर दिया है, वो किसी काम का रहा नहीं है। अब उसको जब उठाकर ले जाएंगे ले जाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे नेटो के जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बढ़ाने की, और उस बढ़ाने से उसके भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस पर हमने चर्चा की। उमेश जी, और भारत जी। और अंबर जी, एक चीज है, ग्रीस भी मेंबर है नेटो का, ठीक है। और आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री अभी साइप्रस भी गए थे मिलने, वहां पे जी। उनके राष्ट्रपति को। तो वो एरिया भी जाके आ गए, नॉर्थ साइप्रस में। और वहां पे उन्होंने डीमिलिटराइज जोन में, वो टर्की के बॉर्डर पे जाके उन्होंने वहां पे देख के आए, ठीक हम्म। है। और हम्म। क्रोएशिया पे भी उन्होंने डिफेंस की पिचिंग की है। और जो हम्म। नेक्स्ट नाटो समिट है वो भी टर्की में है। तो एक तरह से आप देखिए कि कि नाटो के अंदर जो 32 देश है, उसके अंदर टर्की को माइनस टर्की एंड अमेरिका, अमेरिका भी हमसे इंपोर्ट तो करता ही है कुछ साजो सामान। अदर 31 नेशंस आर एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली बाय द इंडियन वेपनरी। ये मेरा मानना है। एब्सोल्युटली। और ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है, भारत के लिए बड़ा मौका है। अगर नेटो की डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है तो भारत के लिए, भारत के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा मौका है। हमारे डिफेंस स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, भारतीय सेना, भारत सरकार काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में जो कॉम्पिटिटर्स है, जो भारत को कॉम्पिटिटर्स मानते हैं, जो ऑलरेडी इस मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके लिए बड़ा ये दुखदाई या धक्का देने वाली खबर हो सकती है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में होता क्या, भारत इस चैलेंज को कैसे पार करके आगे निकलता है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, भारत के लिए एक बड़ा मौका है। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।